स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। साथ ही साथ ये प्रश्न दोस्तों अगर आप प्रयोगशाला परिचारक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काम आएगा, तो ज़रूर ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ये 9वां वीडियो है 2025 प्री बीएड प्री डीएड के लिए विज्ञान का, और सामाजिक विज्ञान का हमने अभी 2 वीडियो ही अपलोड किया है। और उस प्लेलिस्ट देखिए बना हुआ है पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड 2025। तो प्लेलिस्ट को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, भार बढ़ जाएगा या भार घट जाएगा। आपको भी आंसर लगाना है। अगर हम वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होगा, चाल बढ़ेगी, भार बढ़ेगी, ऊर्जा कम होगा या भार घट जाएगा। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो उसके जो अणु होते हैं उसके चाल जो है बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जितना भी प्रश्न अगर आएंगे दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ तक हो सके तो जो कुट वाले प्रश्न आते हैं या कहीं से भी प्रश्न अगर बनाया जाता है तो आप समझ जाएंगे, तो जो है आसानी से बन जाता है एग्जाम में। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। बताइए किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का जो है वस्तु का ताप उसका सूचक होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। बताइए ताप की दिशा क्या होगी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। मतलब जिस वस्तु का ताप कम होगा उसमें प्रवाहित होगा। चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है कि ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। तो देखिए दोस्तों ताप में वृद्धि का अर्थ होता है उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ऑप्शन डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है, ये सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, चाल घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। बताइए क्या राइट आंसर रहेगा? जब हम वस्तु को ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं के मध्य क्या होता है? तो देखिए उसके चाल जो है घट जाती है। गर्म करने पर अगर बढ़ेगा तो ठंडा करने पर घटेगा भी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है दोस्तों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? डेवी, रमफोर्ड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। बताइए किसने दिया है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, रमफोर्ड ने। देखिए दोस्तों शिक्षण अभिरुचि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट उसका बना है, बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है हमने शिक्षण अभिरुचि का। रीजनिंग का भी आप देख सकते हैं, रीजनिंग तो आसान होता है, एग्जाम में आएगा आप बना लेंगे। हिंदी भी जरूर देखिएगा, हमने बहुत सारा जो है उसका भी हमने वीडियो कराया है। तो जो व्यापम त्रिभाजित प्री बीएड प्री डीएड था जो भी हमने वीडियो कराया है वही काम आएगा। तो ये नहीं है कि इसका अलग है उसका अलग है, हम जितना करा सकेंगे 29 तारीख तक मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा इसका हम कराएंगे। कोशिश सही रहेगी कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जीके जो भी हो हम कराएं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों के पास पहुँचे जो तैयारी कर रहे हैं। देखिए सातवां प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेवी ने। याद रखिएगा कई बार पूछा गया प्रश्न है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर किसने पिघला दिया? तो डेवी ने। आठवां प्रश्न देखिए, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य
वह उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, बताइए कितना होगा इसका मान। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी सही है। देखिए 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी, ये भी सही है। अगर हम इसे जूल कैलोरी में बदलेंगे, किलो कैलोरी नहीं खाली जूल कैलोरी, तो ये पॉइंट में आ जाएगा 4.186। अगर हम इसे अर्ग प्रति कैलोरी में बदलेंगे तो ये जो है 10⁻7 में अर्ग में बदल जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए 9वां प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, W/Q बराबर J। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, याद रखिएगा। जब हम लगातार मंथन करते हैं पानी को तो उसका ताप बढ़ जाता है, तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, बॉयलर के जो अंदर उच्च दाब होता है इसी कारण से तापमान जल का उच्च हो सकता है या उच्च होता है। 12वां प्रश्न, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों। तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट में बताइएगा, मैं आंसर आपको कमेंट में ही बताऊंगा राइट आंसर क्या है। राइट आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा सभी साथी। 13 नंबर प्रश्न, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है। केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेंटीग्रेड है या डिग्री फ़ारेनहाइट है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई तो याद रखिएगा दोस्तों केल्विन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा में जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है सिंपल वे से, इसमें कूट वाले प्रश्न नहीं आता, अभिकरण कथन से संबंधित प्रश्न नहीं आता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, बताइए। ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो देखिए दोस्तों ऊष्मा का मात्रक क्या क्या है इसमें, कैलोरी तो है, किलो कैलोरी भी है, जूल भी है, डिग्री सेल्सियस नहीं है दोस्तों। डिग्री आ गई, सेल्सियस आ गई, ये जो है ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो तापमान से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या है, सॉरी ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए अभी हमने देखा था केल्विन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न बताइए, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। बताइए दोस्तों 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है दोस्तों 4.2 × 10⁻³ जूल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, जलप्रपात के अध स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चारों ऑप्शन जरूर देखिएगा, उसके बाद आप भी आंसर लगाइएगा एक बार। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, इसी कारण से इसका तापमान जो है अधिक होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर, अपने शरीर में पानी का संचय करके, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा,
बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा? बताइए। जब हम बर्फ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या होगा? मतलब उसमें हम जब बल लगाएंगे दाब जोर से, तो उसकी जो गलने की प्रवृत्ति है वो क्या होगी? वो जल्दी से गल जाएगा पानी, सॉरी मतलब बर्फ पानी बदल जाएगा जल्दी से कि नहीं बदलेगा? तो देखिए इसका, हम जब दाब बढ़ाते हैं बर्फ में तो बर्फ जो है जल्दी से नहीं पिघलता है, मतलब इसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, प्रसार गुणांक अधिक होता है, हल्की होती है, विशिष्ट ऊष्मा कम होती है? बताइए। तो देखिए गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है और इसका कारण है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने अभी यांत्रिकी इससे पहले कराया है, विज्ञान का मतलब फिजिक्स से, भौतिक से, और ये जो है आपके उष्मा से अभी हम प्रश्न करा रहे हैं। ये फिजिक्स अभी चल रहा है आपके विज्ञान का, लेकिन इससे पहले हमने जो 8 वीडियो अपलोड किया है वो आपके बायोलॉजी से संबंधित था, बायोलॉजी से संबंधित था। तो ज़रूर उसे देख लीजिएगा क्योंकि बायोलॉजी से जो है ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना बना भी रहता है। ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर, जूल के प्रभाव पर, पेल्टियर के प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ताप युग्म तापमापी जो है ये आधारित है दोस्तों सीबेक के प्रभाव पर। 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, ताप युग्म तापमापी से, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से, या नाइट्रोजन गैस तापमापी से? ऊंचे तापों की माप की जाती है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के में भी काम आएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें 60 प्रश्न साइंस का आता है। तो याद रखिएगा, जितना भी अभी करा रहे हैं आप वीडियो देख सकते हैं प्रयोगशाला परिचारक के लिए। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो देखिए ये आधारित होता है दोस्तों स्टीफन के नियम पर, स्टीफन के नियम पर। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चौबीस नंबर प्रश्न है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? ताप युग्म तापमापी द्वारा, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप दोस्तों ये मापा जाता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, मतलब गलनांक जो है निम्नतर होता है, इसी कारण से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। थर्मोकपल मतलब ताप युग्म खाली स्थान द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों थर्मोकपल ये जो है बनाया जाता है आपके ऑप्शन सी 2 असदृश धातुओं से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अट्ठाईस नंबर प्रश्न है, सूर्य का ताप मापा जाता है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा, वाष्पन ताप तापमापी द्वारा? सूर्य का ताप मापा जाता है। तो देखिए सूर्य का ताप मापा जाता है दोस्तों पायरोमीटर तापमापी द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर कहा जाता है। तो देखिए पायरोमीटर कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन बी विकिरण तापमापी को। याद रखिएगा विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है।
तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? तो देखिए, इफ माइनस 32/9 बराबर c/5, ये जो है ये सही है। ऑप्शन बी एक फॉर्मूला है एक, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा इसमें। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट तथा हिमांक होते हैं, बताइए। सेल्सियस मापक्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है जम जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है, बताइए। तो ये रहेगा दोस्तों 310 केल्विन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के दो तापमापियों में संख्या किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होगा? तो देखिए, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापक्रम जो है एक समान पाठ्यांक दर्शाएगा -40 डिग्री पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न, न्यूनतम संभव ताप है, कितना हो सकता है दोस्तों न्यूनतम संभव तापमान? तो देखिए, ये हो सकता है दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा, बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? मतलब सेल्सियस पैमाने पर जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस का, तो इसका तापक्रम होगा दोस्तों 36.89। जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा शरीर का तापमान होता है सेल्सियस में, ऑप्शन अगर 37 डिग्री रहता सेल्सियस तो ये बिल्कुल राइट होता और इसके आसपास यही है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान होता है, बताइए। फ़ारेनहाइट स्केल पर तो उबलते हुए पानी का ताप होता है फ़ारेनहाइट स्केल पर दोस्तों 212 फ़ारेनहाइट, और इसका मतलब ही है 100 डिग्री सेल्सियस। अभी ऊपर हमने देखा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? ये एक तर्क संबंधित प्रश्न है, आपको कैलकुलेशन करके बताना है। तो देखिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 100 डिग्री से कम होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो होता है दोस्तों 98 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि। तो देखिए, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। धातु की
चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर तो आसान है दोस्तों, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसी कारण से लकड़ी का हैंडल लगा होता है ताकि वो हैंडल जो है गर्म ना हो, क्योंकि ऊष्मा का कुचालक होता है इसलिए ऊष्मा उसमें सहवन नहीं करता। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका कारण है दोस्तों, जहाँ पर जो गर्म पानी पड़ता है कांच के गिलास पर, वो जो है गिलास जो है विस्तारित हो जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी कारण से कांच जो है चटक जाता है। 46 नंबर प्रश्न, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी सॉरी पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जल का आयतन सबसे पहले तो कम होगा फिर बढ़ जाएगा। याद रखिएगा 0 डिग्री से सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर रहेगा। यदि हम जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आपको दिखाई देगा? तो याद रखिएगा जल का आयतन जो होगा दोस्तों, ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ जाएगा। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है कम हो जाएगा लेकिन उसके बाद फिर बढ़ जाएगा, यानी कोई भी कंडीशन में दोस्तों याद रखिएगा पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है। 49 नंबर प्रश्न, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो राइट आंसर है गर्मी के कारण ट्यूब जो है फट जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है, अव्यवस्थित होती है। देखिए जो कांच की छड़ है जब हम भाप में रखते हैं तो इसकी लंबाई तो बढ़ जाती है लेकिन दोस्तों इसकी जो चौड़ाई होती है ये अनियमित हो जाती है, अव्यवस्थित। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। 51 नंबर प्रश्न, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो देखिए लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मी में, जिससे इसका इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, समय काल बढ़ जाता है, तो इसलिए ये गर्मियों में सुस्त हो जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 51 का। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर होता है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलेगा या 2 गुना हो जाएगा? बताइए। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, जब हम धातु गेंद को गर्म करेंगे तो कोटर का आयतन दोस्तों बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? याद रखिएगा पानी जमने पर फैलता है दोस्तों हमेशा, इसलिए जब हम बोतल में पानी भर देते हैं पूरी तरह से और उसे हम बर्फ़ में जमा देते हैं तो जो बोतल है वो फट जाता है या टूट जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, क्योंकि पानी जो है जमने पर फैल जाता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, इसी कारण से पाइप फट जाती है। 2 रेल पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि जब गर्मी आता है तो धातु जो है गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है, तो ताकि इतना छोटा सा जगह छोड़ा जाता है ताकि गर्मी पर वो फैल कर वो उस जो जगह छूटा हुआ होता है उसे कवर किया जा सके और ठंड में वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। तो ऑप्शन बी, इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इसी कारण से थोड़ा सा जगह छोड़ा जाता है ताकि गर्मी में जो रेल की पटरियां हैं वो मुड़े ना, टकरा कर आपस में फैल कर। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? बताइए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, 1 डिग्री सेंटीग्रेड,
2 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है जो ये पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और ऊपर का पानी तो जम जाता है लेकिन नीचे का नहीं जमता है, इसी कारण से जो मछलियां हैं वो ऊपर बर्फ जम जाने पर भी अंदर में जीवित रहती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगभग 56 प्रश्न हमने विज्ञान का देखा और ये फिजिक्स के ऊष्मा से संबंधित टॉपिक पर था। बायोलॉजी वाला भी आप पढ़ लीजिएगा, हम थोड़े दिन बाद जो है केमिस्ट्री का भी कराएंगे टॉपिक वाइज, उसे भी आप देखिएगा। ये पंडित सुंदरलाल शर्मा में नहीं बल्कि सभी प्रकार के एग्जाम में आपका काम आएगा, ये जो साइंस हम करा रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि छोटी छोटी जो जानकारी है वो आपको एग्ज़ाम में जो है पास कराने में सफलता हासिल करेगी। क्योंकि जब ऑप्शन हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये ऑप्शन गलत हो सकता है और हम गलत को पहले हटा देते हैं। तो छोटी छोटी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ज़रूर वीडियो पूरा देखा कीजिए। और जितना भी वीडियो अपलोड है दोस्तों, विज्ञान का, शिक्षण अभिरुचि का, हिंदी का, रीजनिंग का, जीके का, पूरा देखिएगा। 29 तारीख को जो पेपर है उस देखिए, एक बार मिलेगा आपको पेपर दिलाने के लिए, 2 बार आपको नहीं मिलेगा, इसलिए पछतावा होता है कि हमने गलत कर दिया। इसलिए कोई भी ऐसा प्रश्न मत छोड़िए और सभी टॉपिक्स को ध्यान दीजिएगा। जितना वीडियो करा रहे हैं बहुत काफ़ी है ये। बायोलॉजी का महत्वपूर्ण और प्रश्न लाएंगे अभी उसमें भी बहुत सारा टॉपिक बचा है, लेकिन अच्छे से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।